जुड़े हुए हैं प्रद्युमन जी। प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। प्रद्युमन जी, ये जो डेट बढ़ाई गई और अब तक क्या रिस्पॉन्स आया, जी इसके बारे में हमारे दर्शकों को ब्यौरा शेयर करें, अपना अनुभव शेयर करें। देखो, हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले अपने जो उनके संभावित दावेदार हैं, जो जो लोग टिकट चाहते हैं, उनको आवेदन करने के लिए कहा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आवेदन फ्री में नहीं, बल्कि जो जनरल सीटें हैं उन पर 20,000 रुपये, और जो एससी रिजर्व और जो महिलाएं जो आवेदन करेंगी उनके लिए 5,000 रुपये फीस रखी गई। इतनी भारी भरकम फीस जो ना रिफंडेबल है, उसके बावजूद प्रत्येक सीट पर बड़ी भारी तादाद में लोगों ने आवेदन किए। और आवेदन करने वालों की इतनी मारामारी रही कि आखिर के 5-6 दिन में तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो प्रदेश कार्यालय है उसमें दावेदारों का तांता लगा रहा। और इतनी भारी भारी भीड़ रही कि वहां संभालना तक मुश्किल हो गया सारे सिस्टम को। उसी के मद्देनजर रखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया जी से विचार विमर्श करके और इस डेट को आगे बढ़ा दिया है। हरियाणा प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी की एक हवा बनती जा रही है, और उसी हवा में हर आदमी बहना चाहता है। जिस तरह की कांग्रेस पार्टी की सुनामी हरियाणा प्रदेश में लोग उम्मीद मान रहे हैं, उसमें हर आदमी तैरना चाह रहा है। इसी के मद्देनजर जिन लोगों ने आवेदन किए हैं, अगर आप उनको देखोगे मोटा मोटी, तो उसमें बहुत से किसान नेताओं ने भी आवेदन किए हैं, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी आवेदन किए हैं, बहुत से ऐसे लोगों ने भी आवेदन किए हैं जिनका कभी कोई कांग्रेस से वास्ता नहीं रहा है, लेकिन ना ही वो कांग्रेस में कभी सक्रिय सदस्य के तौर पर रहे हैं। उसके बावजूद उन लोगों की इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी बनाए। निश्चित रूप से 20,000 रुपए की भारी भरकम धनराशि आवेदन के लिए, और उसके बावजूद हजारों लोग जिस तरह से आवेदन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दर्शा रहा है हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव का क्या परिणाम रह सकता है। जी तो प्रद्युमन जी, आपका क्या मानना है इससे? एक चीज तो साबित हो रही है कि लोगों में कांग्रेस को लेकर आशा है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है। तो आपका इसमें क्या आकलन है? जिस तरह से भारी भरकम भीड़ जुट रही है, तो क्या कांग्रेस के की तरफ जो हवा है, या सुनामी जो आपने शब्द यूज किया, वो कांग्रेस की तरफ ही है? और इसका क्या पार्टी को लाभ होगा, या इसके कुछ खराब परिणाम भी हो सकते हैं? देखो, फिलहाल जनता का क्या मूड है उस बारे में तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो जब जनता वोट देगी तभी पता चलेगा। लेकिन जो दावेदार हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनमें जरूर कांग्रेस के प्रति एक आकर्षण है। और ये 10 साल के बाद ऐसा पहली बार देखा गया है जब इतनी भारी तादाद में लोग कांग्रेस पार्टी की टिकट के इच्छुक हैं। इसके इतर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता मनीष ग्रोवर ने बाकायदा ये कहा कि वो अगला विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि बाद में उन्होंने यू टर्न भी ले लिया, लेकिन बीजेपी में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में इक्का दुक्का लोग ही विधानसभा के हिसाब से टिकटें मांग रहे हैं। कुछ एक 15-20 विधानसभाओं को अगर छोड़ दें तो अधिकतर विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 2-3 या एक ही संभावित दावेदार बीजेपी में दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस में 10 से 15 से 20-20 पर संभावित दावेदार तक दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो एससी रिजर्व सीटें हैं, उनमें तो दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब ये आखिरी सूची आएगी कि किस विधानसभा क्षेत्र से कितने लोगों ने अपना आवेदन किया, तब हैरानी होगी कि एससी रिजर्व सीटों पर आपको सबसे ज्यादा आवेदन दिखाई देंगे। एक बहुत बड़ी बात जो मेरे पास जो सूचना है, कुछ एक नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने एक विधानसभा के अलावा अलग 2 से 3 विधानसभा क्षेत्रों तक के लिए भी आवेदन किया है। कहीं ना कहीं
जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, भावी दावेदार उमड़ रहे हैं, और यहां तक कि एक गजब बात मैं बताऊं, जो मेरे पास सूचना है, जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो इस तरह के लोग जिनका राजनीति से, सक्रिय चुनावी राजनीति से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं था, वो लोग 2019 में बीजेपी की टिकट के इच्छुक थे। उन्होंने बीजेपी की टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब उन्हीं लोगों ने बीजेपी को दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए आवेदन किया है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो दावेदार हैं उनमें कांग्रेस पार्टी के लिए एक आकर्षण जरूर बढ़ा है। अब जनता जो फैसला लेगी वो तो जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि जो नेता हैं वो बीजेपी से विमुख होकर के कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। जी जी, ये जो सीटों पर आपने कहा कि जो रिजर्व सीटें हैं उनके ऊपर ज्यादा लोग जो है वो इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के और अप्लाई कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। इसका कोई खास कारण नजर आता है क्या आपको? देखो, मैं इसके दो कारण मानता हूं। एक कारण तो ये है कि वहां जो आवेदन की फीस है वो मात्र 5,000 रुपए है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किए हैं। दूसरा कारण मैं ये मानता हूं कि जो एससी रिजर्व सीटें हैं हरियाणा प्रदेश की, वो तमाम 17 की 17 ग्रामीण परिवेश की सीटें हैं, जिनमें शहरों का बहुत कम दबदबा है। और जो ग्रामीण सीटें हैं उनमें किसी समय चौधरी देवीलाल के परिवार और उनकी पार्टियों के नेता प्रत्याशी अधिकतर जीतते थे। अब जो हालात है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो किसान कौम है या जो जाट जाति है उसमें बड़ा जबरदस्त प्रभाव है, और ये जो एससी रिजर्व सीटें हैं इनमें से अधिकतर सीटें किसान बाहुल्य और जाट बाहुल्य हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के जीतने की संभावना ज्यादा है, जिसकी वजह से आवेदन ज्यादा होंगे। इसके इतर जो शहरी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी का इतना दबदबा नहीं है, वहां आज भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले ठीक ठाक हालात में है। उन सीटों पर जब आप देखोगे तो वहां आवेदन आपको कम मिलेंगे। जी जी, तो मोटे तौर पर आपका ये कहना है कि ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पर काफी कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है, और शहरों में उतना अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तय है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो सीटें हैं वहां पर कांग्रेस जो है वो 2 कदम आगे है बीजेपी से। देखो, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। जब लोकसभा का चुनाव आया तब भी जो परिणाम आया था, जहां जहां ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा थे उनमें कांग्रेस जीती है, जहां शहरी क्षेत्र या शहरी मतदाता ज्यादा थे उनमें भारतीय जनता पार्टी जीती है। और इसी कमी को दूर करने के लिए अभी कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता कुमारी शैलजा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के जो शहरी क्षेत्र हैं, जिन जिन भी इलाकों में, वहां पद यात्राएं कर रहे हैं। वो केवल शहरों में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं ताकि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ सके। जी एक चीज और प्रद्युमन जी साफ कीजिए कि हरियाणा में कितनी सीटें हैं जिन्हें शहरी कहा जा सकता है और कितनी सीटें हैं जिन्हें ग्रामीण कहा जा सकता है? देखो, हरियाणा प्रदेश में मोटा मोटी अगर बात करें तो लगभग 25 के आसपास सीटें ऐसी हैं जो शहरी मतदाता जिनको प्रभावित करते हैं, और उन 25 में से कई तो ऐसी हैं जो बिल्कुल प्योर शहर की हैं। जैसे अगर हम उदाहरण दें कि हिसार शहर की सीट है, रोहतक शहर की सीट है, ये तमाम जो शहरी सीटें हैं। अगर कुछ एक सीटें ऐसी हैं जैसे भिवानी सीट है, उसमें भिवानी सीट के अलावा गांव का भी कुछ एरिया आता है, लेकिन उसमें जो हार जीत का फैसला वो शहरी मतदाता ज्यादा करते हैं। जींद विधानसभा की सीट है, उसमें भी गांव काफी आते हैं, लेकिन शहरी मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। इसी तरह से अगर हम बात करें फतेहाबाद शहर की, उसमें बेशक फतेहाबाद शहर है, भट्टू है, भुन्ना है, ये दो कस्बे और एक शहर है, उसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है।
तो कहीं ना कहीं 25 के आसपास सीटें हरियाणा प्रदेश में ऐसी हैं जिनमें शहरी मतदाता कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। प्रद्युमन जी, जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उन लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से देखा जाए तो 44 ऐसी सीटें थी जहां पर जी बीजेपी को बढ़त थी। एक सीट जी कोसली की ऐसी थी जहां पर दो वोट पर से कांग्रेस आगे थी। जी तो लगभग 44-45 लगा लीजिए आप, एक सीट बराबर की जी मान लीजिए। तो ये बाकी जो 25 के अलावा ये जो 20 के लगभग सीटें थी वो जी ग्रामीण क्षेत्रों की थी। तो ये इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? देखो, कई जगह क्या है कि जहां त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है वहां भारतीय जनता पार्टी जीतने के हालात में है। दूसरी कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको विशेषकर हम जीटी रोड बेल्ट की सीटें भी कह सकते हैं या अहिरवाल की सीटें कह सकते हैं, जिनमें बीजेपी का इन शहरी मतदाताओं के अलावा प्रभाव है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, महेंद्रगढ़ जिले में 4 सीटें हैं टोटल, और उन चारों सीटों में महेंद्रगढ़ और नारनौल 2 बड़े शहर हैं। उसके अलावा अटेली और नांगल चौधरी 2 कस्बे आते हैं। हालांकि उन सीटों को हम जो है 2 सीटों को शहरी और 2 को प्योर ग्रामीण क्षेत्र है। महेंद्रगढ़ में गांव के भी बहुत बड़ा इलाका है, नारनौल में भी गांव आते हैं, उसके बावजूद चारों सीटों पर वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि शहरी मतदाताओं के अलावा जहां जहां बीजेपी के नेताओं का प्रभाव था, क्योंकि उस इलाके में राव इंद्रजीत सिंह का अपना एक प्रभाव था, जिसकी वजह से वो गिनती 25 से 44 तक पहुंच गई। जी जी। तो कुल जमा जो जो बीजेपी के प्रभाव के इलाके हैं, जैसे नॉर्थ हरियाणा या साउथ हरियाणा या जी फरीदाबाद, तो इनमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीजेपी का प्रभाव कहा जा सकता है, शहरी सीटों के अलावा। तो जो कुल मिलाकर अभी तो 44 सीटें हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की जो आवेदनकर्ताओं की जो सूची है और जो भीड़ है वो साफ दिखा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को जनता उम्मीदवारों की नजर में अभी एज है, इसलिए ये स्थिति बन रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युमन जी, आपने पूरी परिस्थिति को समझाया। अभी देखते हैं कि बीजेपी में ये प्रक्रिया कब से शुरू होती है। अभी तो बीजेपी की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। फिर इस पर आकलन किया जाएगा कि दोनों में क्या क्या स्थिति बन रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी धन्यवाद।